बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब इरफान। नाज़रीन, 16 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह तरीन दिन है, क्योंकि इस दिन दो अलमनाक सानेहात हुए थे जिनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है पाकिस्तान की तारीख पर, और चाहकर भी हम इन दोनों वाक़यात को कभी नहीं भुला सकते। एक तो सुकूत ढाका का वाक़या है जिसे आज 53 बरस बीत गए हैं, जबकि मगर शायद हमने आज भी इससे सबक नहीं सीखा है, क्योंकि मुल्क में सियासी तनाव, अफरा तफरी, इक़्तिदार की जंग और जुल्म और जबर की रविश आज भी बरकरार है। दूसरा है सानेहा APS। इसको भी हुए एक दिहाई मुकम्मल हो चुकी है, और 16 दिसंबर 2014 वो दिन था कि जब APS पेशावर के 132 तलबा घर से स्कूल तो गए मगर वापस कभी ना लौटे। उनकी माओं की सिसकियाँ आज भी हमारे कानों में सुनाई देती हैं, क्योंकि हम 10 साल बाद भी उन्हें मुकम्मल इंसाफ दिलाने में शायद कहीं ना कहीं पीछे हैं। माजी की गलतियों से सबक सीखते हुए आगे कैसे बढ़ा जा सकता है, ये आज का हमारा हम सवाल होगा। जबकि इसके अलावा सियासी मामलात की बात करें तो मुज़ाकरात को लेकर हुकूमत और PTI दोनों में डेडलॉक बरकरार है और दोनों कंफ्यूज हैं कि मुज़ाकरात करने हैं या फिर नहीं करने। PTI मशरूत मुज़ाकरात चाहती है जबकि हुकूमत गैर मशरूत। यही वजह है कि हुकूमत मुज़ाकरात से पीछे हट रही है। PTI सिविल नाफरमानी की तहरीक को लेकर भी तजब्जुब का शिकार है, जबकि पहले पार्टी की जानिब से कहा यह गया था कि 15 दिसंबर यौम शहदा पर आगे का लाहे-अमल दिया जाएगा, यानी कि सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान होगा। मगर कल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर ने कहा है कि सिविल नाफरमानी का मामला अब तक वाज़ेह नहीं है, जब क्लियर हिदायत आएंगी तो देखेंगे। शायद आज गन्नापुर साहब क्लियर हिदायत लेनी ही अडियाला जेल बानी से मुलाकात के लिए गए थे, ताहम उन्हें मिलने नहीं दिया गया। दूसरी जानिब हुकूमत के लिए तहरीक इंसाफ तो एक बड़ा चैलेंज है ही, मगर अब इत्तेहादी भी हुकूमत के लिए सर का दर्द बनते जा रहे हैं। MQ अचानक से हुकूमत छोड़ने के इशारे देने लगी है और पीपल्स पार्टी, जिनके गिले शिकवे पहले भी थे, वो CCI का इजलास न बुलाने पर हुकूमत से नाला हैं। मगर इस सब के बावजूद मईशत को लेकर मुसलसल अच्छी खबरें आ रही हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से शरह सूद में 2% कमी कर दी गई है, जबकि रवा साल में शरह सूद मुसलसल 5वीं बार कम हुई है। मगर सवाल यह है कि क्या इससे आम आदमी की माली मुश्किलात भी कम होंगी? इन तमाम अहम टॉपिक्स पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार PJ मीर साहब, रिजवान रज़ी साहब, अनवर रज़ा साहब और दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। PJ मीर साहब, आपसे बाकायदा तौर पर आगाज़ करूँगी। सबसे पहले सुकूत ढाका और 16 दिसंबर के सानहे को लेकर बहैसियत कौम हम कोई लेसन भी सीख पाए हैं आज तक अपनी गलतियों से या नहीं? और जब मैं बहैसियत कौम का जिक्र कर रही हूँ तो PJ मीर साहब, अपने तज्जिये में, अपनी गुफ्तगू में इस बात का आपने जरूर हमें आगाही देनी है कि पाकिस्तान का हर एक शहरी उसमें शामिल है, आम से लेकर खवास तक, आम शख्सियत से लेकर बड़े बड़े ओहदों पर बैठे रहने वाले तमाम लोग इसमें शामिल हैं। ये भी आपने बिल्कुल सही कहा। 16 दिसंबर 1971 मैं बड़ा फॉर्चुनेट हूँ कि मैं भी पाकिस्तान आर्मी की तरफ से लड़ा। हम गंडा सिंह वाला बॉर्डर पे थे, 22 फील्ड मेरी रेजिमेंट थी, और वो सानिया आज तक नहीं भूल सकता हूँ मैं। और ऑब्वियसली जब फॉल ऑफ ढाका हुआ तो मोराल नीचे चला जाता है, और मैं कहता हूँ कि डेमोक्रेसी वही मर गई थी। जब आपको 56% मुजीबर रहमान को मिल गया था तो दे देते, तो क्यों नहीं दिया? तो जमहूरियत जिसकी हम बात करते हैं वो तो वहाँ ख़त्म हो गई, और हमारा एक प्रोविंस भी चला गया इसके साथ साथ ही। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और बड़ा दर्दनाक वाक़या है कि हमने बहन भाई जो कि ईस्ट पाकिस्तान में थे वो हमने गंवा दिए। हालांकि मैं खुद ईस्ट पाकिस्तान में ही पैदा हुआ था जब मेरे वालिद साहब वहाँ पोस्टेड थे। तो बट द क्वेश्चन इज़ कि ये जो सानिया हम आज देख रहे हैं इसको लमेंट करें। आपने बड़े अच्छी तरीके से कहा है कि कितने अरसा गुजर गया है और हम इसको याद करते हैं। APS को आप ले लें, APS के ये बच्चों को हम सारी उम्र नहीं भूल सकते, और ना ही इन दहशत गर्दों को हमने भूलना है, क्योंकि इनके परपेट्रेटर्स, इनके ऑर्केस्ट्रेटर्स और इनके हैंडलर्स जो भी हैं, मैं बड़ा इस चीज़ में क्लियर हूँ ज़रियाब के इनको पब्लिकली इनको हैंग करना चाहिए, पब्लिकली हैंग करके, क्योंकि जिस दर्दनाक तरीके से इन्होंने हमारे बच्चों को शहीद किया है, तो मैं समझता हूँ ऐसे लोगों की ट्रायल नहीं होने चाहिए। जो पकड़े पब्लिक चौराहे के अंदर इनको फांसी दें, इनको गोली मारे, फांसी दें। हमारे पास इस तरह की कोई अब वो टाइम नहीं रह गया कि हम वो ह्यूमन राइट्स और ये वो, नो ह्यूमन राइट्स।
जिसने दर्दनाक और ये जो एंटी स्टेट हरकत की है उसके लिए कोई भी मैं माफी कहता हूं नहीं ना होनी ट्रायल चाहिए। ना कुछ, पब्लिक हैंगिंग करें एंड दैट्स इट। ठीक। फारूक हमीद साहब, जो बात की पीजे मीर साहब ने बिलाशुबा बिल्कुल दुरुस्त फरमाई उन्होंने, क्योंकि ये दोनों ऐसे ही मामलात हैं कि जिसके ऊपर पाकिस्तान की पूरी कौमियत में कहीं पर भी कोई तफरका नहीं है और सभी यही चाहेंगे कि सानेहा एपीएस के मुल्जिमान को भी कैफरे किरदार इस तरीके से पहुंचाया जाए या पहुंचाया जाना चाहिए था कि वो एक मिसाल बन जाता दुनिया के लिए। क्या हम ऐसा कर पाए या आगे मुस्तकबिल में ऐसा करने का इरादा रखते हैं ताकि लोग अपनी गलतियों से भी सीखें और हम भी बहसे तो कौम मुत्तहिद रहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं कुछ पहले साने 71 की मैं ब्रीफली उस पर कॉमेंट कर दूं। जी। मैं ये समझता हूँ कि हमने खुद गलतियां की हैं वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से, जिस तरह हमने अपने बंगाली भाइयों को मिसट्रीट किया। ये मामला लैंग्वेज राइट से शुरू हुआ था अर्ली 50s में, 60s में फिर मैंने सारा दौर देखा अपने अयूब खान के बाद। और डिस्पाइट द फैक्ट कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए अंडर जनरल याया 1970 में, वैसे तो इक़्तिदार उनको जनरल याया को नहीं देना चाहिए था, प्रेसिडेंट अयूब खान को, लेकिन बहरहाल जो हो गया। लेकिन हमने बुनियादी गलती की है, बुनियादी गलती, और वो थी हमने मैंडेट ऑफ द मेजॉरिटी को रिस्पेक्ट नहीं किया। अगर ना कौमी असम्बली का इजलास मार्च 71 के पहले हफ्ते में जो जनरल याया ने अनाउंस किया था, अगर वो इजलास ढाका में हो जाता तो कभी शायद पाकिस्तान बच जाता। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, शायद मेरे कुछ साथी इस पे इख्तलाफ करें, कि हमारे वेस्ट पाकिस्तान के लीडर्स हैं, उन्होंने वो इजलास नहीं होने दिया। जो टॉप पॉलिटिशियन थे उस वक्त के, खासकर जडे भुट्टो साहब, जिन्होंने 86 सीट ली थी शेख मुजीबुर रहमान के मुकाबले में, उनकी 167 सीट थी इलेक्शन में। सो अगर इजलास हो जाता तो सब मामला ठीक थे, हम पावर, एक स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर होता टू शेख मुजीबुर रहमान, और बाद में फिर जो हालात होते वो उसको सियासी तौर पर हल कर लिया जाता। हमने वो नहीं किया। उससे वहां पे एक रिएक्शन आया हमारे बंगाली भाइयों की तरफ से, फिर वो मिलिट्री एक्शन हुआ 25 मार्च 1971 को। उसके बाद आपको पता है इंडिया ने उसका फायदा उठाया, मुक्ति बाहिनी बनाई और 6 नवंबर को ईस्ट पाकिस्तान पर उन्होंने इन्वेजन की। जहां तक लेसन लर्न किया है, ऑलवेज रिस्पेक्ट द विल ऑफ द मेजॉरिटी, नंबर 1। दूसरा, आपने कहा साने एपीएस, मैं समझता हूँ कि जहां तक मेरी नॉलेज है, साने एपीएस के जो मेन मुल्जिमान थे, एक तो उनको पाकिस्तान आर्मी के कमांडोज ने उधर ही मार दिया था जब वहां पे लड़ाई हुई थी सानिया के फौरन बाद बिल्कुल 3 दिन ही ऑपरेशन जारी रहा। हाँ जी। और दूसरा ये है कि जो सहूलतकार बाद में पकड़े गए थे, जहां तक मुझे याद है, उनको बकायदा उनका मिलिट्री ट्रायल हुआ था, उनको और मेरे ख्याल को सजाए मौत हुई थी। तो लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि आपको उनमें कोई लोग बचे होंगे कि जिनको हम के 10 साल बाद के ट्रायल नहीं हुआ या उनको। ठीक है फारूक साहब, आपका ओपिनियन आगे ब्रिगेडियर साहब, लेकिन हाँ जी, आपकी गुफ्तगू में एक पहलू मुझे ये मिला कि मैंडेट मेजॉरिटी का अगर कबूल कर लिया जाता तो शायद कि सुकूते ढाका ना होता, और एक तरीके से अगर देखा जाए ठीक है, लेकिन हमने अपनी गलतियों से सीखा नहीं। रिजवान रजी साहब, आज भी पाकिस्तान में हालात कुछ ऐसे ही हैं। हम मेजॉरिटी का मैंडेट अगर तस्लीम कर लेते तो शायद ये मामलात ना होते, और यही बात है कि आज आप और मैं बैठकर ये डिस्कस कर रहे हैं कि मुज़ाकरात मशरूत तरीके से होने हैं या गैर मशरूत तरीके से होने हैं, या तो फिर ये तहैया कर लिया जाए कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन के इंतखाबात के नताइज हैं वो मशरूत तरीके से माने जाने चाहिए थे या गैर मशरूत तरीके से माने जाने चाहिए। मेरा ख्याल है जिन्होंने ये मानना था वो तो मान गए, अब हम टीवी पे बैठे हुए लोग भी मान जाएं। और ये वाला जो है तराना, इसको ज़रा बंद कर दें। देखिए, सकूत मशरकी पाकिस्तान हो या APS हो, वो रियासत पाकिस्तान और सारे रियासत के अदारों की इज्तिमाई फेलियर की निशानदेही करता है। लेकिन कौमों का ये दस्तूर होता है दुनिया भर के अंदर कि वो जहाँ पे फेल होते हैं उसकी आज़ादाना तहकीकात और तफ्तीश करते हैं, और वो तफ्तीश जो है वो कौम के सामने रखी जाती है। अगर पार्लियामेंट हो तो पार्लियामेंट में पेश कर दी जाती है, और अगर पार्लियामेंट ना हो तो मीडिया के ज़रिए सर्कुलेट कर दी जाती है। मशरकी पाकिस्तान के फॉल की हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है वो इंडिया में तो शाया हो सकती है, पाकिस्तान में जारी नहीं हो सकती। ज़ियाउल हक साहब सदर पाकिस्तान थे, जैसे भी आए थे रेफरेंडम के जरिए उन्होंने अपने आप को मुंतखब करवाया था, लेकिन उनका तैयारा गिर जाता है। उसकी रिपोर्ट हम पब्लिक नहीं जान सकती कि क्या हुआ था। खुला दिल करके ये जो दोनों सानेहात हैं, मेरा ख्याल ये है कि इनकी एक ऐसी
तहकीक और तफ्तीश हो जो तमाम पहलुओं का अहाता करे और कौम को बताया जाए कि हम यहाँ पे ये हमने गलत किया, यहाँ पे ये गलत किया, और इस बात का हलफ लिया जाए कि आइंदा हम ये वाली हमाकतें नहीं करेंगे। अदारे अपने रोल से बियॉन्ड जाके एक्ट नहीं करेंगे, अपनी आईनी और तयशुदा हदूद के बदकिस्मती अंदर से रहेंगे। हमने ये रविश ताहाल बरकरार रखी है। अनवर रज़ा साहब, कमीशंस की रिपोर्ट अगर पब्लिक कर दी जाती तो शायद मामलात कुछ बेहतर हो सकते थे, लेकिन आज तक हमारे यहाँ जितने भी कमीशंस बने हैं, सानेहा मॉडल टाउन ले लें, इसके अलावा भी अगर मैं दीगर कुछ भी गिनवाने लग जाऊं यहाँ पे, बाज़-औक़ात तो कमीशंस की रिपोर्ट वैसी होती नहीं है कि जैसे कि जुडिशल कमीशन के मेंबरान या दीगर जो हमारे सीनियर अफसरान होते हैं वो बनाते हैं। तो जब हम अपनी कौम से कुछ ना कुछ छुपाते रहेंगे, फिर उसके खमियाजा हमें खुदा न खास्ता इसी सूरत में मुकदमे पड़ते रहेंगे। बहुत शुक्रिया ज़रियाब। पहले तो आज 2 बड़े सानियों का दिन है, और तीसरा बड़ा सानिया ये है कि हमने उन 2 सानियों से कुछ नहीं सीखा और माजी के तल्ख हक़ाइक़ गवाह है इस बात के। हम उसी जगह पर खड़े हैं जहां पर हम 1971 में शायद खड़े थे, और एक बड़ा वाक़या था कि APS का जो वाक़या था, शायद उस पर तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद तो हो गई थी उस वाक़े के बाद, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आगे नहीं बढ़ सकी। फिर हम आज उसी जगह पर खड़े हुए हैं। ये बड़ी बदकिस्मती है हमारे जमहूरी निज़ाम के लिए। जो आपने बात की कमीशन की, हमारे यहाँ आम बात है और ये पब्लिकली डिस्कस भी होती है, आम रेडी वाला भी ये बात करता है कि पाकिस्तान में कमीशन तश्कील देने का मकसद है कि आप उस मामले को कॉम्प्रोमाइज कर दें, उसको टोकरी में डाल दी। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। उसको मट्टी के नीचे दबा दीजिए। और रिपोर्ट की जब बात करते हैं तो रिपोर्ट कैसे शाया होगी? जब आप रिपोर्ट की बात करते हैं तो हमारे तमाम जो इदारे कहीं ना कहीं, जिसका रजी साहब ने भी जिक्र किया कि उनकी गलतियां होती हैं, उन गलतियों को छुपाने के लिए रिपोर्ट को मंजर आम पर नहीं आने दिया जाता। यही हमारी जमहूरी निज़ाम की कमजोरी है। इसलिए हम इसी जगह पर खड़े हैं जहां पर शायद हम 1971 में थे। सही। पीजे मीर साहब, 1971 का हवाला देकर अगर मैं आज के मामलात को उससे जोड़ूं तो आप कितना कहेंगे कि कितनी, मतलब यानी कि दोनों के अंदर ना एक आपको मुमासलत नजर आती है कि दोनों किस हद तक एक दूसरे से मिलते जुलते रहे हैं, और हमारा रवैया अगर यही रहा, हमने मुज़ाकरात अगर ना किए, दोनों तरफ से मैं बात कर रही हूँ, तो फिर उसका खमियाजा पाकिस्तान की कौम को ही भुगतना पड़ेगा। अभी आपने बड़े प्यारे तरीके से बंगाली भाइयों का जिक्र किया ना, हमारे यहाँ पिछले दिनों कुछ मामलात ऐसे भी ज़ेरे गर्दिश थे कि पख्तूनों के मामले पर भी जो थे वो KPK का सूबा खासा परेशान और खासा नाला दिखाई दिया, और जिस बात का खुलकर इजहार इस्लामाबाद में रहने वाले पख्तून भी कर रहे थे। देखें, बड़ी अच्छी बात है कि आज जब बात कर रहे हैं 71 की, और आज हम कंटेम्प्रेरी जो करंट पॉलिटिक्स है, कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल हमने नहीं सीखा भाई। जिस तरह मैंने पहले कहा, मुजीबर रहमान को अगर 56% मिल गया था, उसको दे देते। आपने नहीं दिया, आपने मुल्क तोड़वा लिया। आज आपके पास एक पार्टी बैठी है, उसकी मैं किसी पार्टी का कोई सपोर्टर नहीं हूँ बाय द वे, और वो अगर वो जैसे भी अगर वो आती है, एक मेजॉरिटी के अंदर है और डिस्प्यूट है, इसको हम रादर रिजॉल्व करने के लिए आज हम उस पार्टी को, वही अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों को हम कहते हैं ये गद्दार हैं, ये एंटी पाकिस्तान हैं, ये इस तरह की हम आप इल्ज़ामात लगाते हैं। हम किस किस्म की सियासत कर रहे हैं? क्या हमने 71 से सीखा नहीं है? क्या आपने उनको भी कह दिया था, और आज अपने बहन भाइयों को जो कि मुख्तलिफ जमात है वो भी हम ही है, और आप उनको ये कह रहे हैं? ये इस तरह की जो लैंग्वेज है, इससे रिफ्रेन करें। मैं दोनों को कहूंगा इससे रिफ्रेन करें, क्योंकि ये लैंग्वेज जो है ये को माने नहीं रखती, बल्कि अपने प्रैक्टिकल ऑप्शंस क्या होंगे पीजे मीर साहब? प्रैक्टिकल ऑप्शंस क्या होंगे? क्योंकि मुज़ाकरात के टेबल पर तो हुकूमत का रवैया, उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसे नजर आती है कि जैसे वो तो नहीं चाहते, और वाकई जिस दिन भी वो मुज़ाकरात की टेबल पर आए तो हुकूमत के हाथ में जो कुछ है उससे सब कुछ गंवाना पड़ सकता है। सब कुछ ना सही, थोड़ा बहुत भी गंवा लेते तो बचेगा उनके पास कुछ नहीं। वो हुकूमतें जो सोचती हैं कि हम सारी उम्र हुकूमत करेंगे, हाँ। ये एक ख्वाब है, ये एक वॉल्टर मिटी की एक आप कह लो ये एक इल्यूजन है। जिंदगी में हिस्ट्री का स्टूडेंट भी हूं मैं, जिंदगी में मुझे कोई हुकूमत बता दें क्या परमानेंट रही है? कोई भी। आप खुलफा राशिदीन भी ले लें, परमानेंट रहे? कोई नहीं रहा। जिंदगी में परमानेंस है ही नहीं है। ये एक साइकिल है, और इस साइकिल को हमने बड़े संजीदा तरीके से आवाम आप कह लो कि पीपल फ्रेंडली तरीके से हमने इस निज़ाम को चलाना है। तो अगर हम समझते हैं कि मैं ही कर लूंगा
تو میں والے کا حال آپ نے ہر جگہ دیکھ لیا ہے, ایڈولف ہٹلر کو بھی آپ نے دیکھ لیا ہے, آپ نے اس کو پینوشو کو بھی دیکھ لیا, آپ نے کس کس کو نہیں دیکھا, آپ نے ہسٹری کے اندر ہر جگہ دیکھ لیا آپ نے. سو دا کوشچن از کہ جب تک ہمارا رویہ ہم کی طرف نہیں آئے گا, میں جو ہے یہ آبسولیٹ ہو گیا. بڑی بدقسمت ہے کہ ایکسپیرینس جو ہونے کے باوجود یہ نیشن جو ہے وہ ابھی تک کچھ بہتر فیصلے نہیں کر پا رہی ہے. بریگیڈیئر صاحب, سینیٹر فیصل وابڈا اس ادارے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, وہاں کی بلو وائٹ ہیں جہاں پر آپ ماضی میں سرو کر چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی سے بات چیت کو جمہوری طریقے سے سر انجام دیا جائے گا. عطا اللہ تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں مذاکرات آگے بڑھنے کا راستہ, اس کے بغیر کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. چاہتی تو پی ٹی آئی بھی یہی ہے کہ مذاکرات ہوں, تو پھر معاملات کہاں پر آ کے پھنسے ہوئے ہیں, کس بند گلی میں ہیں, کس نکر پر ہیں کہ جہاں سے کوئی یو ٹرن نہیں آ رہا یا کوئی رائٹ لیفٹ نہیں ہو پا رہا؟ دیکھیں جی, سانے اے پی ایس کے بعد یاد ہے ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی, پاکستان کی تمام ٹاپ لیڈرشپ, عمران خان اپنا دھرنا چھوڑ کے وہ بھی آ گیا تھا اے پی سی میں, اس وقت کے آرمی چیف بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور میں کہتا ہوں کمال یونٹی کے ساتھ اور ایک ویژن کے ساتھ سب اکٹھے ہوئے, نیشنل ایکشن پلان بنا اور ملٹری کورس بنے, اس کے بعد معاملہ آگے چلا, آپریشن ضربیہ ضرب ہوا. یہ ہوتی ہے نیشنل یونٹی. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ اللہ نہ کرے کوئی اور بڑا سانحہ ہو جائے, ہمیں چاہیے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹی اور تمام سٹیک ہولڈر, میں تو آج یہ بھی کہتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان, یہ سب بیٹھے ایک ٹیبل پہ بیٹھے, ایک کمرے میں بیٹھے, انڈر دا سیم روف, اور ایک چارٹر آف ریکنسیلیشن تیار کریں, ایک چارٹر آف مفاہمت تیار کریں کہ کیسے پاکستان کو جو ہو گیا سو ہو گیا چلے پچھلے 2-3 سال میں, لیکن کیسے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے ایک مفاہمت کے ساتھ, ایک سوچ کے ساتھ, ایک ویژن کے ساتھ. اور اس مفاہمت, اس چارٹر آف مفاہمت میں اگر پاکستان تحریک انصاف اپنے پرزنرز کی رہائی مانگتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا کچھ غلط مانگ رہی ہے وہ؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ وہ ان کا حق بنتا ہے, وہ جو مرضی ان کی ڈیمانڈ کریں. ہم تو پی ٹی آئی کے ممبر تو میں تو نہیں ہوں, لیکن وہ ایک جمہوری پروسیس اگر آگے اپنے پاکستان میں چلانا ہے, اور یہ پولرائزیشن, یہ خوفناک انسٹیبلٹی کو اگر آپ نے ختم کرنا ہے تو ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کے راستہ نکالنا پڑے گا. واڈا صاحب کی آپ نے بات کی, واڈا صاحب میں سمجھتا ہوں اس وقت بالکل میڈیا کو ڈومینیٹ کر رہے ہیں, اور مجھے تو بلکہ میں مزہ آتا ہے ان کی باتیں سننے کا کہ چلے کم از کم کوئی کچھ تو بڑی ڈیفینیٹ باتیں کر رہا نا, ہوا میں نہیں باتیں ہو رہی. بریگیڈیئر صاحب آپ کو مزہ آتا ہوگا, مجھے تو ان کی باتیں اکثر سن کے غصہ ہی آ جاتا ہے. مجھے انور صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو سول نافرمانی کی تحریک کا معاملہ ہے, اگر اس تحریک کا آغاز ہونا ہوتا تو شاید 15 دسمبر کو کال آ جاتی. اس کا مطلب سیاسی جو لوگ ہیں انہوں نے تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دکھائی ہے, اگرچہ کہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں جو کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس تحریک کا باقاعدہ طور پر آغاز کیا جائے, اعلان کیا جائے, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو منوانا بھی تو ہوتا ہے نا, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کو جھاگ کی طرح بٹھا دیجیے, آخر ایک بہت بڑی پاپولر سیاسی جماعت ہے. تو یہ بتائیے پھر کیا وجہ ہے گورنمنٹ کی طرف سے نہ نام سامنے آ رہے ہیں, نہ کوئی چارٹ مطلب کوئی ٹیبل پہ سامنے کوئی چیز آ رہی ہے کہ اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے, بڑی عجیب سی, مطلب صرف افواہیں ہی ہیں, مذاکراتی دور کا تو ہوتا ہوا آغاز ہمیں نظر نہیں آ رہا. ضیاء, میں نے آپ کو پہلے بھی گزشتہ شو میں ایک عرض کیا تھا, گزارش کی تھی کہ سول نافرمانی کی تحریک نہیں چلے گی. اب آپ جو آپ نے بات کی اس پہ آتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف میں 2 آرا پائی جاتی ہیں. کچھ لوگ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مذاکرات کے ذریعے ان ایشوز کو حل کرنا اور آگے بڑھنا چاہیے. دوسرے جو رائے ہے وہ یہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے اندر لوگ کہ ہمیں اس طرح حکومت کمزور کریے, ہمیں ہارڈ لائنر ہونا چاہیے اور ہمیں ذرا دوسرے طریقے سے گورنمنٹ کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کیا چاہتی ہے؟ اگر دیکھیے اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے مذاکرات آگے بڑھتے ہیں تو مسلم لیگ نون کی ناکامی ہے, اور مسلم لیگ نون ناکام نہیں ہونا چاہتی. اس لیے دیکھیے آپ, جب بھی معاملہ آگے بڑھنے لگتا ہے تو مسلم لیگ نون کے جو وزراء ہیں یا ان کے جو رہنما ہیں وہ ایسا سٹیٹمنٹ دیتے ہیں جس سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک پھر سیاسی روزی روٹی چلتی ہے. اسی انور رضا, اگر وہ یہ بھی نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے؟ ڈیفینیٹلی ظاہر ہے آپ کی بات بالکل درست ہے. مسلم لیگ نون کو سوٹ ہی نہیں کرتا کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو مذاکرات ہیں وہ آگے بڑھ سکے, اس لیے وہ درمیان میں خود آتے ہیں, اور وہ مذاکرات کے لیے نہیں آتے بلکہ مذاکرات کو ڈیریل کرنے کے لیے وہ کردار ادا کرتے ہیں. اسی میں ان کی کامیابی ہے اور اسی پر وہ گامزن ہیں. لہٰذا یہ پاکستان تحریک انصاف کو سوچنا ہوگا کہ ہمیں آگے مذاکرات کے ذریعے بڑھنا ہے, اور ڈائریکٹ جس طرح وہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں جن سے بات کرنی ہے ان سے کرنی ہے. لیکن اب اسٹیبلشمنٹ بھی یہ چاہتی ہے اس 26 نومبر والے واقعے کے بعد کہ پولیٹیکلی ان کو انگیج کیا جائے, لہٰذا ان کو انگیج کر کے صرف ٹائم گین کیا جا رہا ہے. لیکن ذریعہ آپ کو ایک اور بات میں نے کہی تھی بہت پہلے, اگر آپ کو یاد ہو, ٹائم گین کیا جا رہا ہے, نہیں ایک منٹ, ٹائم گین کیا جا رہا ہے سے کیا مراد ہے انور رضا؟
गवर्नमेंट चाहती है कि टाइम गेन किया जा सके। अच्छा। लेकिन फरवरी में आप फरवरी में देखेंगे, मैंने आपसे अर्ज किया था कि अनफोल्ड होंगी चीजें और फिर उस पे मुश्किलात जो है पीटीआई की आपको कम होती दिखाई देंगी। आपकी फरवरी की चीजें अनफोल्ड और इनके जो मार्च की पेश गोई है मेरे तो अक्सर जहन में वो रहती है। लेकिन रिजवान रज़ी साहब, फैसल वावड़ा साहब, पीटीआई से बातचीत को जमहूरी तरीके से सर अंजाम दिया जाए, मतलब ये कि वो स्पेसिफिकली किसी का मैसेज कन्वे कर रहे हैं। हुकूमत रुकी पड़ी है, आगे नहीं बढ़ रही है। हुकूमत कहाँ रुकी हुई है? कहाँ देखिए है कमेटी दुनिया बनाई? के अंदर अब आपने मुझे मौका देना है। हाँ। क्योंकि तीनों ने एक राय दी है, मैं उससे डिफर करना चाह रहा अच्छा। हूं। दुनिया के अंदर कोई मुज़ाकरात प्री कंडीशन के तहत नहीं हो सकते। आप अपने इंट्रो में अर्ज कर चुकी हैं, फरमा चुकी हैं कि पीटीआई की तरफ से प्री कंडीशन सेट की जा रही है। मुज़ाकरात का मतलब मुज़ाकरात होता है, टेबल पे बैठना होता है, वहां पे बैठ के आपने तय करना होता है कि हम किन किन मौज़ूआत के ऊपर कितने कितने मुज़ाकरात हैं। आप हमें क्या दे सकते हैं, हम आपको क्या दे सकते हैं, हम आपसे क्या ले सकते हैं, आप हमसे क्या ले सकते हैं। ये बैठ के तय करना होता है। सर इससे टेबल बात पे- सुन लीजिए। टेबल असद पे- कैसर साहब और अयाज सादी साहब की मुलाकात हुई थी, टेबल पे आपने खुद अर्ज किया। फिर मैंने अर्ज किया था, लेकिन दोनों ने इनकार कर दिया ना इसका। नहीं, असद कैसर साहब ने असद कैसर कल इस बात को एडमिट किया कि हम कैसर इज़हार साहब ताज़ियत के लिए गए थे। ताज़ियत के लिए गए थे। हाँ, वहाँ पे उन्होंने भी सरसरी कहा सी कि बातचीत ताज़ियत हुई। के लिए कहे और फिर उन्होंने असेंबली के फ्लोर के ऊपर आके ठोक बजा के इनकार किया। हम चुप कर गए, ठीक है भाई, हमें किसी ने गलत बता दिया ठीक होगा। है। अब आपने बताया, उन्होंने दोबारा इतराफ कर लिया। लेकिन मैं मुज़ाकरात की अमूमी तरीकाकार के ऊपर बात कर रहा हूं कि प्री सेट कंडीशन के साथ मुज़ाकरात नहीं होते। अच्छा। मुज़ाकरात टेबल पे बैठने का नाम है। उसके बाद फिर आप तय करते हैं कि हमने आपको क्या देना है और आपने ठीक है। हमसे क्या लेना है। आप जो है वो बानी पीटीआई समेत तमाम लोगों की रिहाई मांगिए, टेबल पे बैठिए ना पहले कि हम आ गए, हम टेबल पे ये आ भी गए। ठीक है। टेबल पे बैठ जाइए, उसके बाद कहिए कि जनाब ये भी काम करें, आप 26वीं तरमीम भी वापस लें, आप ये भी करें। ठीक। लेकिन ये जो बैठने से पहले हमारी ये वाली कंडीशन पूरी की जाए ठीक ना, है। ये दुनिया के अंदर कहीं नहीं होता। ठीक। और ना ही मीडिया इस तरह शोर मचाता है जिस तरह हम मचा रहे हैं कि हुकूमत के ये हो रहा है, वो हो रहा है, और हुकूमत भाग रही है और अपोजिशन भाग रही है। नहीं, हमारा सर, सारा मीडिया फोकस उस वक्त शोर मचाता है जब हुकूमतें कमजोर होती हैं फैसले करने में। मैं अर्ज कर रहा हूं, हमारा टोटल फोकस इस पे होना चाहिए कि दोनों पार्टियां क्यों नहीं बैठ रही, बैठे और बात करें। बात क्या करनी है, दोनों को अपनी अपनी पोजीशन का पता है। वो या नो बॉडी के हम उनको डिक्टेट करें कि आप ये करें और आप ये ना ठीक करें। है, fair enough, ठीक है। दोनों को बैठना चाहिए। हाँ। और हमें इसी बात के ऊपर फोकस रखना है कि जी दोनों बैठ के मुज़ाकरात करें। ठीक है, चलेगी। दोनों पार्टियां कैसे बैठेंगी, ये भी एक सवाल, एक बहुत बड़ा बॉम्ब है। एक सेकंड जी, एक सेकंड। हाँ। एक सेकंड। दोनों पार्टीज को चाहिए हार्ड लाइन पोजीशन से हटे, एक एक स्टेप पीछे हटे, टेबल पे बैठे। ये बिल्कुल रज़ी साहब ठीक कह रहे हैं। दैट इज वन वे टू मूव फॉरवर्ड। ठीक है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल होगा, क्योंकि हुकूमत के लिए अपने इत्तेहादियों को साथ मिलाकर मुज़ाकरात की टेबल पर बैठना बहुत नामुमकिन सी बात है। और वैसे भी इस हुकूमत से, शहबाज साहब की गवर्नमेंट से, उनके जो इत्तेहादी हैं वो खासे नाला हैं लंबे अरसे से, और अब तो एमक्यूएम भी जो है वो मंजर आम पर आ चुकी हैं। ये मामलात क्या हैं, या एमक्यूएम हमेशा की तरह कुछ सियासी मामलात से फ़ायदा उठाने की कोशिश में है? इस पर बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। स्टे ट्यून्ड, पब्लिक ओपिनियन। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम जिक्र ये कर रहे थे कि मुज़ाकरात होंगे कैसे, क्योंकि सवाल मेरा ये भी था कि जब तक इत्तेहादी हुकूमत के साथ मौजूद नहीं होंगे एक टेबल पर, तो कैसे हुकूमत मुज़ाकरात करेगी, क्योंकि इत्तेहादियों के साथ ही तो मिलकर शहबाज हुकूमत इस वक्त जो है वो विफाक में मौजूद है। वो अलग बात है कि उनके पास आईनी ओहदे हैं, लेकिन पीजे मीर साहब, जब एक मुल्क में हर सूबे के अंदर सियासत में हलचल मची हुई हो, तो वहां पर पूरे पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा? पंजाब में गवर्नर और हुकूमत की लड़ाइयाँ, सिंध में भी गवर्नर और एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी तीनों आपस में गुत्थम गुत्था। केपी की तरफ चले जाएं तो वहां पर भी गंडापुर साहब हैं और फैसल करीम कुंडी साहब हैं। फेडरल में तो अल्लाह ही अल्लाह। तो ये फिर कैसे चलेगा सब कुछ? ये एक ही तरीके से चलेगा जबकि इनके फिनिशिंग स्कूल्स जो हैं वो कुछ क्रेडिबल हों। इनके किसी के फिनिशिंग स्कूल्स ही है ही नहीं है, ये गए नहीं है कहीं। और यही वजह है कि बिगड़े हुए बच्चों की तरह, आपने सही कहा, निशानदेही की, हर जगह ये एक दूसरे से इख्तलाफात रखते हैं और ये इकट्ठे है ही नहीं है। हाँ। और यही वजह है कि आप देखो, आप 47 से लेके आज देख लो, 47 से आप 50s में ले लो, वो गवर्नमेंट्स इस तरह जाती थी जिस तरह आप कोई गर्म खाना खाने के लिए आ रहे हो। किसी की एक दिन चल रही है, एक महीना चल रही है, 2 महीने, इस तरह तो हुकूमत, इस तरह तो उन्होंने पाकिस्तान का आगाज किया है। और आज वही है
इसको आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो। लेकिन तो ये हुआ question is, क्या आप तो एमक्यूएम कहीं को? बैठते पीजे नहीं मीर हैं। साहब, ये अगर कोई call- अचानक ही मतलब ये नहीं कि छोड़ देंगे हुकूमत, साथ नहीं बैठेंगे, हर दौर में कुछ ना कुछ इनका मसला रहता ही है। मैं वैसे एमक्यूएम के बारे में बात करते हुए डरती हूँ, पिछली दफा भी एक ट्वीट की थी, नौकरी चली गई थी। देखें, आजकल मुझे गालम गलोच कर रहे कई हैं। दफा मैं प्राइम मिनिस्टर हाँ रजी सही कह रहे हो आप। मैं इधर कई दफा प्राइम मिनिस्टर हाउस में था। शौकत अजीज साहब को बड़ी बड़ी कॉलें आती थी कि FBI में इनको कर दो, अगर नहीं होगा तो फिर हम बाहर चले जाएंगे, ये होगा वो होगा, इनके केसेस विड्रॉ कर लो। आई एम प्रिवी टू इट। प्राइम मिनिस्टर हाउस में सुनता आता था। तो फिर मुझे शौकत बताते थे कि ये देखो मान लिया है, लेकिन शौकत ने कॉल करना अब्दुल्ला को, यूसुफ को, चेयरमैन FBI, और कहना इनके केस हटा दें, लेकिन केस खत्म नहीं करने क्योंकि आगे फिर चलेंगे केस। सो द क्वेश्चन इज, ये बड़ी देर, ये बहुत पहले चलता रहा है। और इसके अंदर मैं आपको कहूंगा कि एक रहमान मलिक, अल्लाह जन्नत दे उनको, इनका बहुत बड़ा एक किरदार रहा है कि ये डिफ्यूजन क्रिएट करते थे, ये जोड़ते थे पार्टीज को, पर्टिकुलरली MQM को। मुझे पता है कि उधर एजवर रोड पे जाके ये किस तरह की मसालियत करते थे, एक दूसरे को इकट्ठा करने की कोशिश करे। आज वो चीज नहीं है। हमारे पास लोग नहीं है कि जो कि अच्छा मीडिएशन करें। हमारे लोग हैं नीचे वो हॉक्स। मैंने इसको नवाज शरीफ को भी इनको कहा, कईयों को कहा, इसको इमरान को कहा, यार ये हॉक से बचो और आप 1-to-1 डायरेक्ट एक दूसरे से बात रखो। बिल्कुल। क्योंकि जब आप डायरेक्ट नहीं करोगे, नीचे बड़े हॉक्स होते हैं हर पार्टी के अंदर। ये मुस्लिम लीग के अंदर, नून के अंदर बड़े थे। ये मुस्लिम लीग बहुत ही तकड़ी जमात बन सकती थी अगर नवाज शरीफ खुद कोई स्टेप्स ले लेते, लेकिन नीचे इन्होंने तोड़ दिया। वो चौधरियों को साइड पे कर दिया, चौधरी परवेज इलाही, अपना शुजात साहब, सबको। ये मुझे पता है कि अंदर की स्टोरी क्या थी। द क्वेश्चन इज कि हमारे जोड़ने वाले लोग नहीं है, क्योंकि वो इसलिए और वो जो आपका सियासी सवाल खला है बदकिस्मती से बुनियादी, हमारी जमहूरियत में आज तक पुरोने का नाम नहीं ले रहा। बिल्कुल सही कहा आपने, वेरी वेल सेड। और यही वजह है कि आज ये जो नीचे हॉक्स हैं, ये जोड़ना नहीं चाहते। आप लूले लंगड़ों को ले आ गए। अच्छा देखो ना, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं जरा, ये सारे ये नून ले लो, ये PTI कितनी गंदी जमात है, देखो दहशतगर्द है, ये क्या है। और भाईजान, जिस आदमी ने PIA का बेड़ा गर्क किया, गुलाम सरवर खान, आपने उसको अंदर ले लिया, वो ठीक हो गया। PIA का बेड़ा गर्क किया इस आदमी ने विदाउट एनी एक्चुअल रिसर्च और एनीथिंग। आज PIA क्रिपल्स के ऊपर है, जनाजा आपने पढ़वा दिया उसका, और ये अब जाके नून में बैठ गए। द क्वेश्चन इज, यहाँ तो कोई नजरिया है नहीं होने की भी जरूरत है बहुत सारे लोगों को। ठीक है पीजे मीर साहब, आपको पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, अपने स्टोरी की बात की, तो जरा अनवर रजा से मैं स्टोरी ले लूं। अनवर रजा, मुझे ये बताएगा, शहबाज साहब ने ऐसा क्या कर दिया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कि उनके इत्तेहादी उनसे इतने रूठे रूठे फिर रहे हैं? थोड़ा बताइएगा, इस्लामाबाद में क्या चल रहा है? जरा आप अगर आप तजिया पहले ले लेते हो, खबर बाद में दूंगा। देखिए शहबाज शरीफ साहब का मुश्किलात है। पहले तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब उनसे नाराज है, फिर उनकी भतीजी जो है वो CM है पंजाब की, वो भी अपलिफ्ट होने के लिए कोशिशें कर रही है। तीसरी इत्तेहादी देखे ना, हर हुकूमत में जब भी कोई इत्तेहादी हुकूमत होगी वो कमजोर हुकूमत होगी, और MQM जो कोई बात करती है तो वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ किसी ना किसी इशारे पे किया जाता है। और रही सही कसर जो है वो बानी PTI निकाल देते हैं। उनके खौफ की वजह से शहबाज शरीफ साहब कोई सही फैसला लेना भी चाहते हैं तो शायद नहीं ले पाते हैं। ये बात तो रही। दूसरी बात देखिए, हमेशा हमने देखा है PDM की गवर्नमेंट में भी और इससे पहले भी, जब इत्तेहादी हुकूमतें बनती हैं तो जो इत्तेहादी होते हैं वो मौका गनीमत जानते हैं कमजोर हुकूमत को, अपने जो उनके मुतालबात होते हैं उनको मनवाने के लिए वो इस तरह की ब्लैकमेलिंग करते हैं। और अगर आप MQM की बात करती हैं तो MQM अपने तौर पर कुछ नहीं करती, वो किसी न किसी इशारे पर बात जरूर करती है। और ये एक मैसेज है शहबाज शरीफ के लिए भी, वो भी खुलकर नहीं खेल सकते, ये उनके लिए भी एक मैसेज है और उनको भी समझना होगा। रही सही कसर उन्होंने अपनी पार्टी की पहले पूरी कर दिया है। पार्टी में भी आपने देखा कितनी मुख्तलिफ आरा आती हैं मुस्लिम नून की जानिब से, जिसे हम जमहूरियत में कहते हैं कि इख्तिलाफ राय बड़ा हुस्न है। हालांकि ये हुस्न नहीं है, ये अंदर की जो कमियां कोताही हैं, या आपने अकाउंटेट नहीं किया अपने लोगों को, ये वो अंदर का गुस्सा है जो मुस्लिम लीग नून के लोगों का बाहर आ रहा है। ये जमहूरियत का हुस्न नहीं है। अच्छा, मुस्लिम लीग नून के लोगों का गुस्सा बाहर आ रहा है, आप ये कह रहे हैं? डेफिनेटली आ रहा है। आप देखिए ना, जो लोग इलेक्शन में कामयाब नहीं हुए उनका गुस्सा अपनी जगह पर, और जो लोगों को अकोमोडेट नहीं किया गया, जिनको वजारतें नहीं दी गई, एक मिनट, ये जो अकोमोडेशन की आपने बात की, वो लोग अपनी जगह पर गिला शिकवा किए बैठे हुए हैं। ठीक है रजी साहब, मुझे ये बताइए कि MQM से कौन से ऐसे वादे किए गए थे जो वफा नहीं हुए, और फिर जाहिर सी बात है ना, याद आया कि ओहो हो, ये तो हुआ नहीं हमारे साथ पूरा? देखिए, मैं अपने दोस्त अहबाब से हट के बात करूंगा। फैसल वाउडा साहब जो हैं वो पकड़े गए हैं कहीं पे,
वो गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी को चेंज करवाना चाहते थे। अच्छा, उन्होंने कहीं पे जाके बात की, उनकी बात जो थी वो गवर्नर साहब को सुनवा दी गई। गवर्नर साहब ने कहा कि ठीक है, फिर हम भी आपसे निपट लेते हैं। बुनियादी तौर पे एमकेएम उसके बाद जो है वो पुट्ठे पे हाथ नहीं रखने दे रही कि ये बात हुई क्यों है हमारे साथ, तो आपका एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है और इस अंडरस्टैंडिंग के तहत हमें गवर्नरशिप दी गई थी, ये हु इज फैसल वाउडा कि वो ये बात करता फिरे, और फिर उसकी ओनरशिप दी गई पीएमएलएन को। वैसे एमकेएम वालों की तरफ भी ना पेट में कुछ रहता नहीं, वो मुस्तफा अच्छा, कमाल वाला MKM इंसिडेंट जो भी है ना, आपको वो याद होगा। पाकिस्तान की सियासत का मुर्गे बाद नुमा है। जिस हुकूमत ने आना होता है ये उसके साथ शरीक होते हैं, और जिस हुकूमत ने जाना होता है ये वो हुकूमत छोड़ के बाहर निकल जाते हैं, और चंद हफ्तों के बाद वो हुकूमत चली जाया करती ये है। बिरयानी का आलू है। बानी पीटीआई के को भी इन्होंने एन को मेरा ख्याल 2.5-3 हफ्ते पहले छोड़ दिया था। इससे पहले जितनी भी हुकूमतें गई हैं एमकेएम उनका हिस्सा होती है हमेशा, और फेडरल गवर्नमेंट का खास तौर पे, और उनके जाने से चंद हफ्ते पहले बुनियादी तौर पे इस वक्त एमकेएम के मुतालबात हैं, ये जो फैसल वाउडा की गुफ्तगू है, दोनों को अगर आप इस पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो चीजें समझ आएंगी, वरना चीजें काबिल फहम नहीं है। और उस पर जिस तरह की मुस्कुराहट पीएमएलएन के लोगों के मुंह के ऊपर नजर आती है आपको, या पीपल्स पार्टी उसको एंजॉय करते हुए नजर आती है, उसकी समझ नहीं आती। फिर मैंने कुछ 2-3 लोगों से बकायदा पूछा कि भाई ये हो क्या रहा है। उन्होंने कहा कि ये वाउडा साहब की और एमकेएम की बाहमी लड़ाई है, क्योंकि वाउडा साहब जो थे वो कहीं से गवर्नर के सिंध तब्दील करवाने गए थे और वहां पे पकड़े ठीक है, तो उनके तिलों में कहते हैं कि कितना तेल है, तेल देखो, तेल की धार देखो। ब्रिगेडियर साहब इतना तप्पड़ रखते हैं फैसल वावडा साहब के, टेसूरी साहब को ओहदे से बरतरफ करवा के किसी और नए गवर्नर को ले आए। देखिए जी, पहली बात तो ये कि फैसल वाडा साहब, इसमें कोई शक नहीं कि वो वेल इन्फॉर्म्ड, वेल लिंक्ड है, और लिहाजा यही वजह है कि वो मीडिया को डोमिनेट कर रहे हैं, और हर रोज वो मीडिया पे बैठे होते हैं और वो नए नए इश्यूज जो सामने लेके आ रहे हैं, और विसल ब्लोअर का रोल भी वो अदा कर रहे हैं, ऐसे ऐसे इंकशाफात कर रहे हैं। मैं तो हैरान रह गया कि उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब के प्लेटर्स मैं ना प्रोड्यूसर साहब से गुजारिश करती हूँ किसी ने अपने प्रोग्राम में भी बुला ले, क्योंकि जिस प्रोग्राम में जा रहे हैं वो अगले दिन सोशल मीडिया की जीनत बना होता है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात एमक्यूएम की देखिए, ये वो वाली एमक्यूएम, सख्त मिजाज एमक्यूएम, एग्रेसिव एमक्यूएम नहीं है जो हमने 2017 से पहले देखी थी। ये एक सॉफ्ट डोसाइल किस्म की एमक्यूएम है। जिस तरह रजी साहब ने अभी सही कहा कि वो तो 7 उनके मेंबर थे जब उन्होंने ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में अप्रैल 22 में निकाला था पीटीआई की गवर्नमेंट को। अब बेशक उनकी 22 एमएनए है, लेकिन समहाउ द अदर उनकी लीडरशिप में वो पंच नहीं है, वो स्पार्क नहीं है, वो पत्नी डिमांड लेते फिरते हैं, डिमांड को उनको सीरियसली नहीं लेता है। अदरवाइज भी मैंने देखा है कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में एमक्यूएम को अब लोग इतना क्रेडिबल और इतनी अहमियत नहीं देते हैं। वो अलग बात है कि कल को अगर कोई पॉलिटिकल चेंज आता है, कोई इन हाउस चेंज आता है, कोई ऐसी डेवलपमेंट होती है पाकिस्तान में, पार्लियामेंट के अंदर भी या क्या पीपल्स पार्टी उस पॉलिटिकल चेंज के लिए तैयार बैठी है? ब्रिगेडियर साहब मुख्तसर सा कमेंट कीजिएगा, मुझे ब्रेक पर जाना है। फिर कौन तैयार बैठा? सॉरी, क्या पीपल्स पार्टी, क्या पीपल्स पार्टी उस पॉलिटिकल चेंज के लिए तैयार बैठी है इस वक्त? देखिए जी, नजर तो आ रहा है, कुछ ऐसे हालात नजर आ रहे हैं कि पीपल पार्टी जो है वो जाहिर बात है दे आर ट्राइंग के दे वांट टू आल्सो कम इनटू द पावर प्ले, और बिल्कुल व्हाई नॉट, उनकी तो कोशिश होगी कि किसी तरह हालात ऐसे हो कि वो दे बिकम अलोंग विद दी किसी और पार्टी के साथ मिलके वो गवर्नमेंट बनाए। लेकिन ये स्पेकुलेशन है, इट इज टू अर्ली। अगर पीपल पार्टी आ जाती जायज तरीके से, जमहूरी तरीके से पावर में, तो व्हाई नॉट, उनका राइट बनता है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, पाकिस्तान में जमहूरी रवायत जो है उनको रोक दिया गया है, पार्लियामेंट्री रवायत रोक दी गई है। अब हमें वो पार्लियामेंट वो नजर नहीं आती है, ना वो डिबेट होते हैं, ना वो वहां पे कानून साजी होती है जिस तरह माजी में हुआ करती थी पाकिस्तान में। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, पॉइंट आपका आ गया, मुझे क्विक ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन जाते जाते पीजे मीर साहब मुख्तसर सा कमेंट कीजिएगा, इस पावर पॉलिटिक्स में मरियम बीबी अच्छा खेल रही है या बिलावल अच्छा खेल रहे हैं? मेरा ख्याल है मरियम बहुत अच्छा कर रही हैं। प्रोवाइजो मैं हमेशा कहूंगा कि मरियम को अच्छी टीम और रखे साथ, एंड मेरी होप्स हैं उनके साथ। ठीक है, अच्छा ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक अरे वो जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। स्टेट बैंक ने नई मॉनिटरिंग पॉलिसी का ऐलान किया है, और खबर ये भी है कि मुमकिन तौर पर आने वाले दिनों में इससे भी ज़्यादा अच्छा पाकिस्तान के शहरियों के लिए हो सकता है। अगर होता है तो सच में बहुत अच्छा होगा, और इस बारे में बात करेंगे रसी साहब से कि क्या वाकई किस हद तक ये जो हमारा नई मॉनिटरिंग पॉलिसी का ऐलान होगा वो किस हद तक सूटेबल होगा पाकिस्तान की मईशत के लिए। स्टे ट्यून्ड, पब्लिक ओपिनियन।
जी वेलकम बैक वंस अगेन। आज स्टेट बैंक की नई मॉनिटरिंग पॉलिसी का ऐलान हुआ, जिसके बाद शेयर सूद में 2% कमी हुई और फिर हमने देखा कि रवा साल के दौरान शेयर सूद में मुसलसल पांचवीं मरतबा कमी की गई है और अब ये 15 से कम होकर 13 पर आई है। लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ से पहले रिजवान साहब आप फरमा रहे थे कि ज़रिया आगे हो सकता है मुस्तकबिल में और अच्छी खबर आए और ये सिंगल डिजिट में चली जाए। अच्छा, स्टॉक मार्केट के हवाले से आपने कहा था कि ज़रा पाकिस्तान की जो क्रीम लॉट है उसका इसको बराह रास्त फायदा पहुंचता है, जिसमें आप मैक्सिमम 1 लाख के करीब लोग गिन लें, ठीक है सर। ये अगर 5 लाख चले शरह सूद में अगर कमी वाकई होती है और मुसलसल गिरावट का शिकार रहती है तो ये बताएगा इससे पाकिस्तान की आवाम को किस हद तक फायदा होगा। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो कंज्यूमर फाइनेंसिंग है, जिसके अंदर घर बनाना और गाड़ी लेना शामिल है, हमारे जो मिडिल क्लास के लोग हैं इनकी पर मैं तो इतना ही सोचते हैं, ये इतना ही सोचते हैं, तो इन दोनों के लिए जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होती है वो कम हो जाती है। अच्छा, जब आपका इंटरेस्ट रेट 3.57% पे हो तो किसी भी तौर पे आप 13% पे शरह सूद नहीं रख सकते। आप मैक्सिमम 7-8% पे रखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि अफरात ज़र नीचे आ गया। अच्छा, अफरात ज़र नीचे आने की वजह और भी है ना, आपने फार्मर को उनकी गंदुम का सही इफ्जाना नहीं जाने दिया, तो मुआशरे के अंदर, इकोनॉमी के अंदर सरमाए की कमी वाक़या हो गई, उसकी गवर्नमेंट पॉलिटिकल कॉस्ट अदा करेगी। अभी जो गन्ने के काश्तकार हैं वो भी ये शोर मचा रहे हैं कि हमें भी प्रॉमिस्ड प्राइस नहीं मिल रही। इसका मतलब है कि मजीद उन लोगों के पास इनकम कम जाएगी, किसानों के पास, कि जिन्होंने आते ही खर्च करने होते हैं, या उन्होंने फसल का इनपुट खरीदना होता है या उन्होंने अपने एक्सपेंसेस करने होते हैं। यानी वो वाली सोसाइटी है। अगर वो वाली सोसाइटी नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि मुआशरे के अंदर, इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ कम हो रही है। तो अफरात ज़र तो कर लिया आपने कंट्रोल कुछ इस तरीके से, लेकिन आप शरह सूद इस सूरत में 13% पे नहीं रख सकते किसी भी सूरत में। अगले 3 माह के अंदर मैं इसे 10% से नीचे जाता हुआ देख रहा हूँ। अल्लाह मुबारक करे आपका कहा। इसलिए पहली बात। दूसरी बात ये है कि देखिए, ये पैसा जब सस्ता दस्तयाब होगा तो फिर जो है वो बहुत सारे शोबों के अंदर ये जाएगा। स्पेकुलेशन में भी जा सकता है, लेकिन रियल स्टेट तो इसका पहला। मैं इसी तरफ ही आने लगी थी, टाइम चूंकि कम है, मैं सबकी टेक ले लूं। ब्रिगेडियर साहब, एग्रीकल्चर सेक्टर का हवाला रजी साहब ने दे दिया, और एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू रियल स्टेट का भी है, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि लोगों ने अपना पैसा उस तरफ चौक कर दिया था। अब लोगों की इन्वेस्टमेंट को बाहर लाने के लिए भी शरह सूद में कमी वाकई की जा रही है। अच्छा फॉर्मूला होगा? नहीं, मेरा ख्याल है ये बात सही है, क्योंकि लोगों ने अपने अरबों खरबों रुपए जो है बैंकों में रखे हुए थे और बड़ा हैवी इंटरेस्ट के ऊपर, ऑब्वियसली दे वर मेकिंग प्रॉफिट्स। जो चल रहा था, इंटरेस्ट रेट्स चल रहे थे 18%, 20% वगैरह। तो अब जब इतना कम इंटरेस्ट रेट हो गए तो जाहिर बात है लोग अपना बैंकों से पैसा निकालेंगे और वो रियल एस्टेट में लगाएंगे, वो और अपना मार्केट के अंदर वो पैसा आएगा, सर्कुलेशन होगी और जाहिर बात है उससे इकोनॉमी का पहिया जो है वो और तेज चलेगा। तो मैं जहां तक स्टॉक मार्केट का ताल्लुक है, देखें, मैं बड़े लोगों से मिला हूँ, वो कहते हैं ये हमें समझ नहीं आ रही है कि ये क्या फिनोमेना चल रहा है। एक एलीट क्लास है, चाहे वो बाहर से लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं या पाकिस्तान की एक टॉप एलीट है, उनको वो भरपूर उनको फायदा हो रहा है। लेकिन ये पैसा माजी में होता था कि जब थोड़ी स्टॉक मार्केट चलती थी, लोग अरबों रुपए प्रॉफिट करते थे, तो वो पैसा आ जाता था रियल एस्टेट में। अब रियल एस्टेट जो है वो बिल्कुल मामला जो है वो आजकल काफी अरसे से 2-2.5 साल से बिल्कुल कलैप्स हुआ है। इतने टैक्सेस ज्यादा लग गए, लोगों की लाखों लोगों की जॉब जो है वो खत्म हो गई है। एग्रीकल्चर में एक चीज याद रखें, अभी कॉटन की जो आई फिगर आए हैं कि गालिबन 2.5 मिलियन बेल्स ऑफ कॉटन के बता रहे थे कि इतनी ओवरऑल कमी हुई है। और शुगर हमने एलीट को इजाजत दे दी कि जनाब आप एक्सपोर्ट करें, लेकिन अब पिछले 3 दिन से वो 140-145 का फिगर कोट हो रहा है। चलें ब्रिगेडियर साहब, पॉइंट ऑफ व्यू आपका आगे। अनवर साहब, आप भी जरा क्विक ही रखिएगा, मुझे ये बताएगा एक आम आदमी को इसका फायदा किस सूरत में और किस तरह से पहुंचेगा? देखिए ज़रा आप सारा सूद में कमी की वजह, अगर तो आप पैसा निकाल के रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो 40 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो उससे जुड़ी हुई हैं, फिर तो आम आदमी को फायदा होगा। और अगर सारा शरह सूद कम होने के बावजूद भी लोग अपना पैसा बैंक से निकाल कर घरों में रख लेते हैं और इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि जो पोलिटिकली और जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है वो दिन ब दिन खराब होती चली जा रही है। तो अगर ये सूरत रही तो फिर आम आदमी को इसका फायदा नहीं होगा। ठीक। अच्छा पीजे मीर साहब, आम आदमी की मुश्किलात का हवाला तो अनवर रज़ा ने दे दिया, लेकिन अगर हम लोग मैक्रो लेवल पर जाके देखें तो मईशत पर इसके क्या असरात मरतब होंगे?
देखिए जी, आप सबसे पहले अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करें। हम ये जो करते हैं कि जी इंटरेस्ट बढ़ गया, थोड़ा हो गया, गवर्नमेंट तो खेलेगी, हर गवर्नमेंट खेलती है, कोई नई बात नहीं है। आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तकड़ा करें, अपने टैक्स बेस को बढ़ाएं। जब तक आप इसको नहीं लेके आएंगे सारों को टैक्स के अंदर, अपने उसके अंदर रडार के अंदर, आप ये इसको मैं कहता हूँ एड हॉक अरेंजमेंट्स, इस तरह मुल्क नहीं चलते। कोई भी गवर्नमेंट जो भी आए उसका काम बनता है थोड़ा सा वो सख्त हो। ये मत डरें कि इनकी हुकूमत चली जाएगी, ये होगी। आप एक दफा सबको टैक्स नेट में लेके आ जाएं, भले 10 रुपए टैक्स दे, आप एक दफा उसको रजिस्टर कर लें पूरी इकोनॉमी को। करने के लिए अवाम का हुकूमत पर एतमाद भी तो लाजिम है ना। बिल्कुल। देखें, अगर अवाम वोट देगी तो हुकूमत आएगी ना। तो अगर अवाम ने अगर वोट दे दिया है किसी को और वो उसको एतमाद में है, तो देन दे हैव टू डू इट। ये तो गलत बात है ना कि अगर आप लोगों से ये अवाम जो वोट दे देती है और फिर कहे नहीं जी आपने टैक्स नहीं लेना, आपने यहाँ भी ये कर देना है, वो कर देना है, हर जगह। तो हुकूमतें जो हैं वो टैक्सेशन से ही चलती हैं। वो कोई अपनी जेब से, ना नवाज शरीफ, इमरान या जरदारी या किसी ने अपनी जेब से पैसा नहीं देना, पैसा यहीं से आएगा। हाँ, डिबेट कहाँ चल रही है? मिस अप्रोप्रिएशन की। इसको आप खत्म कर दो, इस पे आप सख्ती से आ जाओ। बिजली की रोते हो, बिल फ्रिज कितनी है, बिल फ्रिज उसके ऊपर कोई बात कर नहीं रहा। अभी तक किसी ने बात की है? मुझे एक चीज बताओ, ये अभी मेरे ख्याल रजी ने बात की है, ये गंदम की, ये अपना नहीं, ब्रिगेडियर साहब ने बात की। मुझे आप बताओ, 21 दिन लगते हैं, 21 दिन लगते हैं गंदम को यूक्रेन से आने को। 8 दिन में कैसे आ गई? इंक्वायरी कराई किसी ने? प्लीज मुझे बताएं आप जरा, किसने कराई है इंक्वायरी? किसी ने कोई इंक्वायरी नहीं कराई। इसलिए देयर आर वेस्टेड इंटरेस्ट्स, और यही वजह है कि आपका किसान आज रो रहा है। ठीक है अनवर रजा, मेरे पास गिनती के शायद 2 या 2.5 मिनट होंगे, आपकी इजाजत से, क्योंकि रिजवान रजी साहब की फाइनेंस बीट रही है, तो मैं जरा चाहती हूँ मैं इनसे इसके ऊपर ओपिनियन ले लूँ। रजी साहब, जो पॉइंट्स अभी पीजे मीर साहब ने रेज किए, तो वो भी, और अनवर रजा जब कहते हैं कि आम आदमी को फायदा, तो आपने उंगली का इशारा ऐसे ऐसे किया, इसका क्या मतलब था? कि वाकई इसका बराह रास्त अब फायदा आम आदमी को नहीं होगा? देखिए, हमारे यहाँ इस वक्त गुर्बत की शरह जो है वो 35% प्लस माइनस है। तो 1/3 तो वो लोग हो गए ना जो कि गुर्बत, गरीब हैं या उसकी सतह से नीचे हैं। और उसके बाद फिर हम देख लेते हैं कि जो गरीब तो नहीं है लेकिन मिडिल क्लास के लेवल पे भी नहीं आते, तो 74% ये दोनों सेगमेंट बन जाते हैं। तो इनको अगर वो आम आदमी ना कहें तो फिर किसको कहें? और जब मैंने कहा इन 74 बेचारों की बारी नहीं आती पूरे सिस्टम के अंदर, इनको बैंक लोन भी नहीं देता, ये मोटरसाइकिल किस्तों पे लेते हैं और 40% 50% तक जायद देते हैं। तो आम आदमी का जिक्र ना किया करें आप। हम जैसे जो लोग हैं सफेद पोश खाम खा के बने हुए हैं। तो फिर मुझे ये बताएं, कौन से ऐसे मैयर्स हैं जो कि गवर्नमेंट अगर ले ले और उसकी बसात में पड़ते भी हों, तो चले आम आदमी का थोड़ा सा जो है ना वो बोझ कम हो जाएगा? देखिए, जो अभी मैं फिर आप कोई अगर इतराज ना हो, जैसे पंजाब गवर्नमेंट ने एक स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई है कि आपके पास प्लॉट है, आपने घर बनाना है, हम आपको 15 लाख रुपया देते हैं, इंटरेस्ट उसका पंजाब हुकूमत उठा लेगी। ये है आम आदमी के लिए, उसको इससे बेनिफिट मिलेगा। आपको गाड़ी चाहिए, आप स्टूडेंट हैं, आपको मोटरसाइकिल चाहिए, स्कूटी चाहिए, जरा आपको यूनिवर्सिटी जाने के लिए, ये स्कूटी बेटा आपकी है, इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है, बैंक ऑफ पंजाब को आपने इतनी किस्त देनी है। अच्छा चले, मैं इस चीज का हरगिज जो इन मामलात को अप्रिशिएट करूंगी जो कि आपने पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से बयान किए हैं। हमें यह भी देखना होगा कि माजी की हुकूमत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम लॉन्च किया था एहसास के नाम से, जिसकी अम्ब्रेला के नीचे बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे थे। हमारे यहाँ मसला ये नहीं है कि हुकूमतें फैसले क्या करती हैं, फैसलों का तसलसल बरकरार रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, वो है अभी भी। अगर वो हो जाए तो मेरे ख्याल से वो मामलात बहुत बेहतर। उसका नाम बदला है सिर्फ, लेकिन वो कंटिन्यू कर रहा है। वो बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड का एक सेगमेंट है जिसके तहत आप 5 लाख से 50 लाख लोगों को देते हैं कि वो अपने आप को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बना ले, और बेटियों को ज्यादा दिया जाता है। लास्ट मिनट मेरे पास है, क्योंकि अनवर रजा को बहुत मुख्तसर टाइम मिला था। अनवर रजा कंक्लूड कर दीजिए फिर ताकि मैं क्लोजिंग की तरफ बढ़ूं। लेकिन BISP जो है उसमें हजारों लोगों को निकाला था एहसास वालों ने, जो कि इलीगल बेनिफिशियरी थे। जी होना चाहिए। शामिल थे। अनवर रजा, आप मेरे पास गिनती के कुछ 50 सेकंड है, आप अपनी बात, आप कोई कमेंट लास्ट कंक्लूड करना चाहें? बस जरिया यही था कि हुकूमतों को
आम आदमी की तरफ बढ़ना होगा, सोचना होगा, देखना होगा। अदरवाइज आप देखिए फिर यही हाल होगा कि जब आप कमज़ोर हुकूमत होते हैं तो फिर शायद आप आम आदमी को रिलीफ नहीं दे सकते। आप एक मखसूस सेगमेंट है सोसाइटी का, उसको प्रमोट करते हैं, उसको फाइनेंशियल बेनिफिट दे रहे हैं, जो आज भी इस हुकूमत में हो रहा है। ठीक, और उसके हम लोग एक अमली तरीका ये भी देखते हैं कि तमाम जितने भी जो मुस्तफ़ीद होने वाली अशराफिया है, या तो वो हमें सेनेट में नज़र आती है या वो हमें क्या कहते हैं पार्लियामेंट में नज़र आती है, और बराह रास्त जो आवाम के लिए उसकी सहूलत के फैसले होने चाहिए वो कहीं हमेशा बड़ी दूर रह जाते हैं। यानी वैसे अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हम सबको दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।